इसीलिए कहते हैं कि इसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, ठीक है ना जी। इसके लिए जो है ना, एक तो ये छोटी सी बुक है, ये मैं वो आपको आज यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश करूँगा कि इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। फेजर वैल्यू और -j का कॉन्सेप्ट है, +j का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना जी। इसके अलावा जो है ना, ये छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है ये वाली, तो ये 25-26 पेज की। तो के एसी सर्किट रेजोनेंस सर्किट होता क्या है, उसके अंदर लैग लीड के कॉन्सेप्ट क्या हैं, और उसके अंदर जो है ना जी आरएलसी के कॉन्सेप्ट क्या हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ना बिहेवियर जो है ना आज चेक करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। कोई ये जो बुक है, ये है एसी सर्किट एनालिसिस की, छोटी सी, ठीक है ना जी। इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो है ना, हम जो जो हमारे मुतल्लिका पॉइंट हैं, हम उनको देखेंगे आज थोड़ा सा ना। तो इसमें पहले तो ये देखेंगे एसी कॉम्प्लेक्स एसी वेव फॉर्म, ये तो हमें पता है कि जी ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, और इसका जो है ना जी पीरियड जो होता है ना वो 2 पाई होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी होती है T=1/f होता है, वगैरह वगैरह। इस तरह से अल्टरनेटिव करंट होता है। तो ये पहला चैप्टर जो है ना, इसके अंदर कोई ख़ास इसका, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। ये चीज़ हमने देख ली है कि जी ये पोलर फॉर्म के अंदर जो है ना, हम क्या करते हैं, ये जनरेटर चल रहा होता है हमारा, या टरबाइन चल रही होती है, तो हम जो है ना बेसिकली जो है ना एक अल्टरनेटिव जो है ना जी सिग्नल जो है ना वो वोल्टेज की सूरत में या करंट की सूरत में जनरेट कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर देखें, एक्स वाई प्लेन के ऊपर देखें, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टरबाइन जो है ना, इस तरह से ये जो है ना साइकिल, इस साइकिल में रिपीट कर रही है 360 के टोटल एंगल के ऊपर, ठीक है ना जी। तो इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो है ना चीज़ें हमने पढ़ी भी हैं, और हम यहाँ पर जो है ना रिपीट भी कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं ताकि हमारा ये रिवाइज हो जाए। फिर हमने देखना है कि जी चूँकि हमारी जो है ना ये 2 जो है ना पाई जो है ना जी ओमेगा ओमेगा एल, या मतलब ना इसमें रेडिएशन क्या कहते हैं, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी होती है या रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, या इसको क्या कहते हैं इसको, कि जी हमारा आप यूँ समझ लें कि π=2πr, हम जब ω=2πr जब हम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 2πf हम करते हैं। तो कि जी एक जो है ना जी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ना, ये हमारा जो सिग्नल है, हमारा जो जनरेटर है या हमारी टरबाइन है, ये वहाँ पर जो है ना ये आरपीएम इसके चल रहे होते हैं, तो उस हिसाब से हमारा सिग्नल जनरेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये देखें कि इसका रेडियस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, और एंगल चेंज होता है। एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन के अंदर। तो ये रेडियन जो है ना, हम ये भी हमें पता है कि जी मतलब ना रेडियन जो है ना सरकमफ्रेंस 2πr के इर्द गिर्द घूमता है, जो हमारा क्या कहते हैं टरबाइन या उसके प्रोपेलर हैं, ठीक है ना जी। तो इस तरह से हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाता है, 2π रेडियन = 360। अच्छा, अब यहाँ से हम जो है ना जी इसकी जो क्वाड्रेंट जो हैं, इसके क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, या थर्ड या फोर्थ, वो डिटरमिन करते हैं, और हमारा जो है एसी सर्किट जो है ना कंप्लीट होता है इस तरह से। अच्छा, अब फाई F=ω/2π और ω=2π, ये भी कॉन्सेप्ट हमने देखा हुआ है या पढ़ा हुआ है, हमें पता है। तो इस चैप्टर में कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो हम जो है ना जी वोल्टेज और करंट के ऊपर चले जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना हम यहाँ देखते हैं कि ये क्वाड्रेंट हैं, क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 है, इसके ये भी हमें कॉन्सेप्ट पता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना जी ये सिग्नल आ जाता है वोल्टेज का या करंट का, ठीक है ना जी। एवरेज वैल्यू और एसी वैल्यू, इसको सिग्नल को जो हम ना लेके चलते हैं, जो कि हमेशा साइन वेव होती है, साइन वेव के अंदर, ठीक है ना जी। अच्छा, अब साइन वेव जो है ना हमारे पास आ गई, तो इसके अंदर जो है ना ये वोल्टेज है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू।
एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने मुख्तलिफ जगहों पे हम देखा है कि जी एवरेज वैल्यू जो है ना वो होती है जब जो आउटपुट के ऊपर होती है। आउटपुट के ऊपर हम क्या करते हैं कि जी π/2 जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारी RMS वैल्यू होती है। तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0.636 ऑफ RMS। तो ये कॉन्सेप्ट हमने जो है ना जी फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर ज़्यादा तफसील के साथ देखा है कि जी आउटपुट के ऊपर जो है ना हमारी जो वोल्टेज है ना जो वो π/2 जो है ना हमारे पास आ रही है। अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट हमें पता है। और उसके साथ हम देखते हैं कि जी इफेक्टिव वैल्यू क्या है। इफेक्टिव वैल्यू वो होती है कि जी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है यूँ समझ लें कि इसका कॉन्सेप्ट ही हमने 0.707 का हमने वो किया था कि जी हम EM/2 जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना 0.707 जो है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है ना जी इफेक्टिव वैल्यू जो है ना हमारे पास आ जाती है। इफेक्टिव वैल्यू या यूजफुल वैल्यू आपको वोल्टेज 0.707 ऑफ RMS वैल्यू। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमें पता है कि जी ये कॉन्सेप्ट जो है ना जी हमने वहाँ पर देखा RMS वैल्यू का। इसके अंदर ये अगर ये डायग्राम देखें यहाँ पर आगे आई शायद डायग्राम, तो आपने RMS वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सारी वैल्यू जो है ना जी हमने पढ़ी हुई है। देखें यहाँ पर ये है हमारे पास RMS वैल्यू, ये मतलब ना ये इफेक्टिव वैल्यू EI, RMS वैल्यू जो है ना E इज इक्वल टू 0.707 और एवरेज वैल्यू जो है इसकी 0.607, ये वैल्यू हमारे पास ही आती है। तो ये जो है ना जी इसके अंदर ज़्यादा यूज़ होती हैं अल्टरनेटिव करंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद है ना जी अब आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अच्छा, हमने ये करने के बाद है ना इस प्रेजेंटेशन को हमने ना पढ़ना है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है कंसोलिडेट हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना जी। तो अब चूंकि ये ट्रांजिएंट कंडीशन सर्किट होता है हमारा, ये ट्रांजिएंट का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमारे साथ साथ ये जो है ना जो होता है ना ये इसका ग्राफ जो है या साइनोसाइडल वेव जो है वो अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर तीन का जो है ना एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं R, L एंड C। R जो है ना वो डिसिपेटेड जो है ना हमारा जो पोटेंशियल होता है कि इसके अंदर वोल्टेज के अंदर जो हम कन्वर्ट करते हैं कि जी करंट इसके अंदर आ रहा है तो सारी की सारी पावर जो है ना अगर रेजिस्टिव लोड है तो सारी पावर जो है ना उसके अंदर जो है कंज्यूम हो जाती है। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो है ना करंट का और वोल्टेज का लैग और लीड का कॉन्सेप्ट जो है ना हम ये देखेंगे, ठीक है ना जी। उसके बाद ये हमारे पास जो है ना ये इंडक्टेंस अगर आ जाती है इसके अंदर सर्किट के अंदर, तो इंडक्टर का मतलब ये है कि जब इसके अंदर पोटेंशियल एस्टेब्लिश होता है तो वो क्या करता है कि जी वो उसके अंदर फ्लक्स या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स पैदा होता है। तो फ्लक्स पैदा होने के साथ क्या होता है कि वो वहाँ पर एक अपोजिट वोल्टेज जो है ना या अपोजिट पोटेंशियल जो है ना क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से करंट जो है ना कम होते होते जो है ना जी बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम जो है ना वो क्या होगा, वो जो है ना जी इसके अंदर जो है ना जो इंडक्टर के अंदर जो है ना पहले तो ये देखें यहाँ पर एक मिनट सर्किट देख लें हम थोड़ा सा ना इसको। अच्छा, एक पहले तो ये है ना कि जी इसके अंदर हमने ये देखना कि ये जो है ना जी करंट और वोल्टेज जो है ना जी इसके अंदर रेजिस्टिव लोड के अंदर वो इन फेज होते हैं कि जी दोनों जो है ना एट ए टाइम जो है ना इसके अंदर मतलब करंट का तो ये है ना कि सर्किट के अंदर जो है ना यूनिफॉर्मली जो है ना वो हर एलिमेंट के अंदर जो है ना वो जा रहा होता है कि जी करंट की जो जो वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होगी, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट जो है ना जो जो रेजिस्टिव लोड होता है ना तो दे आर इन फेज, ठीक है ना, उसमें ये दो राय नहीं है, ये तो ठीक है। अच्छा, लेकिन ना हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना इसके अंदर कि जी ये रेजिस्टिव लोड जो है ना प्योर रेजिस्टिव होता है, प्योर रेजिस्टिव नहीं होता। तो ये इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ना जी ड्रॉप जो है ना वो हो रहे होते हैं। तो इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ना इसके अंदर जो है ना वो इफेक्ट वो पैदा हो जाते हैं। लेकिन हम शो यही करते हैं कि जो रेजिस्टिव लोड है ना
वो प्योर ही है, हम सपोज कर लेते हैं कि प्योर ही है, हालांकि ऐसे होता नहीं है, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ पावर एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट द रजिस्टर। तो इसका मतलब ये है कि करंट और वोल्टेज दोनों जो है ना इन फेज होंगे इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद जो है ना जी इंडक्टर लोड के अंदर जो है ना जी, यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि यहाँ देखें, यहाँ पर जो है ना करंट जो है ना ये ज़ीरो है। जब ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो जो पोटेंशियल है यहाँ पर इंड्यूस्ड वोल्टेज कि उसकी पोलैरिटी जो है ना, उसकी पोलैरिटी जो है ना वो होगी अपोजिट टू चेंजिंग करंट विच इज प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना जी। इट इज एविडेंट दैट इंडक्टिव वोल्टेज एडेड द चेंजिंग करंट द मैग्नीट्यूड एंड रेट ऑफ चेंज। अच्छा, अब रेट ऑफ चेंज क्या है कि जैसे ये पॉजिटिव साइकिल यहाँ इंक्रीज होता है ना करंट का, ठीक है ना जी, ये वोल्टेज का मतलब या करंट का, तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज जो है ना डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मैक्सिमम के ऊपर जो है ना, यहाँ π/2 के ऊपर आके ये रेट ऑफ चेंज जो है ना जी आपका जो है ना जी, ये जो है ना जी ज़ीरो हो गया। जब ये ज़ीरो हो गया तो ये जो पोटेंशियल है ये वाला, ये पोटेंशियल जो है ना ये वाला, इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एक जो है ना काउंटर वोल्टेज जो है ना उसके अंदर जो है ना पैदा हो जाती है। उसके अंदर वो काउंटर वोल्टेज जो है ना क्या करती है, वो उस करंट को डिक्रीज करना शुरू कर देती है। करंट डिक्रीज होता है तो जाहिर है कि पोटेंशियल ज़्यादा होता है। जब पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि करंट की वैल्यू जो है ना वो होते होते कम हो जाएगी, और हमारे पास जो है ना ये वोल्टेज देखे ना जी, करंट यहाँ पर कम हुआ ना, तो ये है हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज। तो काउंटर वोल्टेज जो है ना इसके अंदर जो है ना ये आ जाती है यहाँ पर ये वाला ग्राफ जो है ना काउंटर वोल्टेज। और काउंटर वोल्टेज जो है ना जब ये मैक्सिमम होगी ना, ये वाली जो 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 इसके अंदर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, जो इसकी सोर्स वोल्टेज है, जब ये मैक्सिमम होगी तो काउंटर वोल्टेज जो है ना यहाँ पर मिनिमम होगी, या मिनिमम से या नेगेटिव साइकिल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना जी पोटेंशियल, अपोजिट पोटेंशियल या इनर्शिया पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से करंट यहाँ ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास जो है ना जी वोल्टेज जो है ना जी वो लीड कर रही है करंट से बाई 90 एंगल। यहाँ पर आप देखें ना जी, कोई वोल्टेज अक्रॉस एल लीड द करंट बाई 90 डिग्री। ठीक है ना जी। तो इस तरह से अगर हम देखें ना जी, यहाँ पर ये काउंटर वोल्टेज जो है ना, ये इसको करंट को यहाँ पर जो है ना वो लीड करवा रही है। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना जी, इसको हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना जो RLC सर्किट है ना, ये ज़्यादा ख़राब करता है हमारे कॉन्सेप्ट को। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा काइंडली मुझे दें मौका कि मैं इसका जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ दूँ ताकि आप लोग जो है ना इसको समझ लें। So for the analysis of inductive circuit, we will again use the fiction of a pure inductance containing no resistance or capacitance. अच्छा, such a device is physically impossible but useful for study purpose. The symbol L stands for pure inductance, and piece of wire, even a straight line containing some inductance. Generally, however, we think inductance in terms of coil consisting of several turns of wire around an air core or magnetic core. ठीक है ना जी, ये इंडक्टेंस क्या है, यही कि जी टर्न होती है, स्प्रिंग की तरह होता है ये। अच्छा, कंसीडर द सिचुएशन when an alternating current is passed through the coil. This current sets up magnetic field which follow exactly the variation of the current. ठीक है, the magnetic field is then alternating, one corresponding to the alternating current. अच्छा जी, this magnetic field by its very nature is constantly moving as it rises and falls, reverses, rises and fall. ठीक है ना जी, कि जी करंट जो है ना साइनोसाइडल है ना ऐसे। अच्छा, in so moving it is constantly cutting the conductor
which makes up the coil, thus Faraday's law inducing voltage in the coil। ठीक है ना जी, कि जी वो उसके अंदर फ्लक्स पैदा होता है। अच्छा, बाय द फिजिकल लॉ ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया का यहाँ पर बड़ा कि जी जो स्टेटस, जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर स्टेब्लिश हो गए हैं ना, तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ पर जो है ना पोटेंशियल क्रिएट कर देंगे जो कि अप्लाइड वोल्टेज का अपोजिट होगा, कि 180 डिग्री जो है ना अपोजिट होगा। कि इसका उसके मतलब ना, अगर पोटेंशियल जो है ना जी हम करते हैं 100%, तो जो जो काउंटर वोल्टेज होगी वो जीरो हो जाएगी या माइनस जीरो हो जाएगी। ठीक है ना जी, अगर वो दूसरी वोल्टेज जो है ना ये अप्लाइड वोल्टेज जीरो होगी, तो काउंटर वोल्टेज जो है ना जो जो इसकी वजह से इनर्शिया की वजह से होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है ना जी, तो ये मैक्सिमम जो है ना ये अब करंट जो है ना उसको उसके अंदर स्टॉप कर देती है, और वो एक पोटेंशियल सोर्स बन जाता है जो इंडक्टर होता है। अच्छा, ये बिहेवियर जो है ना कैसे करता है, तो बाय द फिजिकल लॉ दिस इंड्यूस्ड वोल्टेज मस्ट बी of such a polarity as to oppose the changing current which is producing the magnetic field। अच्छा, it is evident that if induced voltage aided the changing current, the magnitude and rate of change of current would increase। ठीक है ना जी, कि जी यहाँ पर जो है ना जी रेट ऑफ करंट जो है ना यहाँ यहाँ डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ करंट यहाँ इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर इंक्रीज का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो वहाँ पर क्या है, वहाँ कम हो रहे हैं, स्टेडी स्टेट आ रही है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब दिस इन टर्न वुड इंक्रीज द साइज ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज। इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है ना ये बढ़नी शुरू हो जाती है, जो कि काउंटर वोल्टेज होती है। ठीक है ना जी। अच्छा, विच इन टर्न वुड फर्दर इंक्रीज द चेंजिंग करंट। दिस snowballing process is analog to a perpetual motion situation and is physically impossible। अच्छा, the direction of induced voltage is summarized by Lenz's law, which states that the induced voltage is of such a polarity as always to oppose the change of current which produces it। अच्छा, because of its direction this voltage is often called the counter voltage। जो मैंने आपको पता था ना कि काउंटर वोल्टेज है ना इंडक्टर के अंदर हमेशा, क्योंकि ये लैग और लीड का कंसेप्ट ने हमने ब्लाइंडली हमने ना अडॉप्ट किया हुआ है कि जी अच्छा जी करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है, वोल्टेज जो है ना जी लैग कर रही है, करंट लीड कर रहा है। तो वो हमें उसकी इंटरनल जो है ना वो जो जो एनाटॉमी है सर्किट की हमें उसका नहीं पता। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि आप काइंडली ना ये थोड़ा सा इंडक्टर का जो बिहेवियर है और इसी तरह कैपेसिटर का जो बिहेवियर है और जो जो रजिस्टर उसके अंदर है उसका बिहेवियर है, वो अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे ना तो हमें जो है ना कभी नहीं भूलेगा। जहाँ भी हम सर्किट देखेंगे इसके पता चल जाएगा, अच्छा जी ये इंडक्टिव लोड है, ये कैपेसिटर लोड है, या रेजिस्टिव लोड है, इसके अंदर जो है ना करंट लैग कर रहा है या वोल्टेज लैग कर रहा है या कर रही है या जो लीड कर रहा है एंड सो ऑन, ताकि एक नेचुरल कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा डेवलप हो जाए। मेरा मेरा सिर्फ मकसद यही है कि जी जब फेराडेज लॉ होता है ना जी, फेराडेज लॉ का मतलब ये है कि इंड्यूस्ड जो है ना जी वोल्टेज है वो क्या करती है, इंड्यूस करंट जो है ना वो पोटेंशियल पैदा करता है। तो पोटेंशियल क्या है, फ्लक्स है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब वो फ्लक्स जो है ना उसके साथ ही फौरन जो है ना लेंजेज लॉ जो है ना उसके ऊपर अप्लाई होता है कि जी जब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो बैरियर जो है ना जो है ना वो स्ट्रांग होता है। बैरियर जब स्ट्रांग होगा तो वही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या वो है ना होल पेयर, वो एक रिटार्डिंग करंट जो है ना रिटार्डिंग वोल्टेज जो है ना वो इंड्यूस कर देते हैं, जिसकी डायरेक्शन जो है ना अपोजिट होती है, अपोजिट टू डायरेक्शन अप्लाइड, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो उसकी वजह से इंडक्टर के अंदर बिहेवियर ऑटोमेटिकली जो है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना जी। सर रिटार्टेड वोल्टेज क्या होते हैं? रिटार्डेड वोल्टेज को काउंटर वोल्टेज, काउंटर वोल्टेज जो है ना जी वो पोटेंशियल देखे ना, यहाँ पर आप देखें एक, अगर हम यहाँ देखें ना जी बेटा, ये इसके अंदर ये बिहेवियर है इसका। अब देखें ना यहाँ पर ये तीन है कंडीशंस यहाँ पर कि इसके अंदर जो है ना जी क्या है कि ये है इसका करंट जो इसके अंदर जो है ना इनपुट करंट है। अच्छा, जो इंस्टेंटेनियस करंट आप कह लें, ये इनपुट वोल्टेज है, वो इन फेज हैं क्योंकि सारी की सारी जो है ना पोटेंशियल जो हम दे रहे हैं ना सर्किट के अंदर सारा का सारा ना वो रेजिस्टेंस के अंदर जो है ना वो यूज़ हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है और यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि फेजर फॉर्म में इसके जो जो है ना जी जो इसके वेक्टर हैं
दे आर इन फेज इन केस ऑफ आर, इन केस ऑफ आर। सो इसका मतलब वी आर एंड आई एम इन फेज। तो हमारे पास जो है ना ये ओहमिक जो है ना रिलेशनशिप जो है ना सीधी सीधी आ जाती है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये इस वक्त इंडक्टर की। तो इंडक्टर में आप देखें कि जो है ना जी यहाँ पर आई है ना ये, ठीक है ना जी, आई। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना जी यहाँ जो इसका जो वोल्टेज है वो यहाँ जो है ना जी ये लीड कर रहा है। यहाँ आप देखें ये जो है ना ये इनपुट वो करंट है, ये इसकी फेजर फॉर्म है, ठीक है ना जी, ये फेजर करंट है, ठीक है ना जी। अब जो जो है ना हमारा पोटेंशियल इसका वो क्या है, वो है आपका ये वाला। तो इसका मतलब ये दे आर अपार्ट एट 90 डिग्री फेज एंगल, ठीक है ना जी। इसका मतलब क्या है कि जी इसमें वोल्टेज लीड करंट बाई पाई बाई 2 इसके अंदर, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि ये क्यों लीड कर रही है, ड्यू टू दिस पोटेंशियल दिस फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई एफ, ठीक है ना जी। तो इसकी वजह से वो रोटेशन हो रही है ना, तो इसकी वजह से जो है ना ये इसके अंदर जो है ना ये वोल्टेज जो है ना ये लीड कर रही है। तो अब ये जो जो है ना जी कंपोनेंट है ये वाला, ये कंपोनेंट जो है ना अपोजिट है इसके जो जो काउंटर वोल्टेज आप कह लें, काउंटर वोल्टेज। ये आगे एक और फॉर्म आएगी जब हम इसको इसके वेक्टर फॉर्म करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जी ये इस वोल्टेज के ये 180 डिग्री अपोजिट होता है इसके अंदर, और इसकी वजह से जो है ना वो डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो रही होती है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर अब दो कंडीशन पैदा होती हैं। यहाँ देखें ना जी यहाँ पर यहाँ पर एक स्लाइड के अंदर जो है ना मैं पॉइंट आउट किया हुआ है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ देखें ये इंडक्टिव लोड है ना जी। ये हम थोड़ा सा इसको दोबारा से रिपीट करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखें कि इसके अंदर देखें ना जी जब इंडक्टिव लिमिटिंग केसेस दो हैं इसके अंदर। तो पहली सूरत में तो ये इंडक्टेंस जो है ना जी आपकी ओमेगा फ्रीक्वेंसी 0 के ऊपर इंडक्टर एक्ट्स लाइक ए वायर, कि इंडक्टर जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना वायर के ऊपर इसके सारा का सारा पोटेंशियल जो है ना यूज हो जाता है, और उसके अंदर करंट जो है ना वो आप यूँ समझ लें कि वो गुजर रहा है और उसकी जो है ना जी कोई हिंड्रेंस नहीं पैदा होती। अच्छा, जैसे ही वो उस पीक वैल्यू के ऊपर करंट पहुंचता है ना उसके अंदर, तो अब उसके अंदर जो है ना क्या होता है कि उसके अंदर जो है ना क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और एक पोटेंशियल जो है ना इसके अंदर पैदा हो जाता है। उस पोटेंशियल की वजह से जो लेंजेज लॉ का है कि जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और करंट को भी वो हिंडर करते हैं। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना पैदा होता है। तो उसकी वजह से अब इंडक्टर जो है ना वो अब ब्रोकन वायर की सूरत में जो है ना वो आपको अपीयर होता है कि पहले तो ये ना शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के बाद क्या होता है, उसके बाद जब मैक्सिमम करंट इसमें से गुजरता है तो उस वक्त जो है ना पोटेंशियल जो पैदा होता है जिसको आप सर कुछ लड़के ये लॉबी में पोटेंशियल जो वेट कर रहे है जी, हैं, लॉबी में सर लड़के वेट कर रहे हैं सर, एक्सेप्ट करें रिक्वेस्ट। मैंने वो बनाया ना उसको, वो नहीं कर अच्छा रहे जी, सर। अच्छा चलें कोई बात नहीं। तो अब देखें ना ये जो पोटेंशियल है ना इसके अपोजिट ये पोटेंशियल जो है ना इसके अंदर जो है ना वो पैदा हो जाता है, जिसको आप काउंटर वोल्टेज कहते हैं, काउंटर वोल्टेज। ये काउंटर वोल्टेज जो है ना वो फौरन इंडक्टर की जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर देती है, और इंडक्टर के बिहेवियर को भी चेंज कर देती है। तो इस तरह से आप देखें कि जी ये जो है ना इनपुट करंट है, और जब आप इसको यहाँ पर जो है ना चूंकि रोटेशन हो रही है इसकी, तो ये है इसकी फेजर फॉर्म, और ये है इसकी जो है ना जी वोल्टेज की फेजर फॉर्म, और ये जो है ना इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज जो है ना इसकी ये वाली, सॉरी ये जो वोल्टेज है ना ये जो है ना काउंटर वोल्टेज है जी, सॉरी ये वाली। तो इस तरह से जो है ना आपका जो बिहेवियर है इंडक्टर का ये फौरन चेंज हो जाता है। यहाँ पर वो यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पर अपोजिट पोलैरिटी के साथ वहाँ पर जो है ना ये काउंटर वोल्टेज जो है ना ये पैदा हो जाती है। तो ये काउंटर वोल्टेज अगर आप ग्राफ पे देखें ना यहाँ पर, तो काउंटर वोल्टेज ये है कि जी ये करंट है, जब ये मैक्सिमम गया तो ये जो वोल्टेज है ये 0 पे आ गई थी, ठीक है ना जी, ये अपोजिट थी पहले। अच्छा, अब यहाँ करंट कम होना शुरू किया
तो ये पोटेंशियल जो है ना ये क्या है, ये बढ़ रहा है। इसकी वजह से ये करंट जो है ना ये अब कम हो रहा है। अब देखें, जब ये कम हो रहा है तो काउंटर वोल्टेज जो है ना ये इसके 180 डिग्री पे ये उसी तरह से एस्टेब्लिश होती जा रही है। अब यहाँ देखें कि ये वोल्टेज जो है ना हम जो है ना इनपुट वोल्टेज जो है ना जब हम कम करेंगे, यहाँ पर कम हो रही है दूसरे साइकिल के अंदर, तो ये काउंटर वोल्टेज जो है ना ऑटोमेटिकली ये बढ़ रही है। अब ये देखें यहाँ पर अगर ये पोटेंशियल ये इसका ये जीरो या ये माइनस के ऊपर आ गया तो काउंटर वोल्टेज यहाँ मैक्सिमम पे आ गए। जब ये मैक्सिमम पे आई है तो करंट जो है ना यहाँ जीरो हो गया, ठीक है ना, यहाँ करंट जीरो है और यहाँ करंट फिर जीरो हो गया। करंट जीरो का मतलब ये है कि काउंटर वोल्टेज जो है ना यहाँ पर स्टेब्लिश हो जाएगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो हैंडल करते हैं। तो इस सूरत में क्या है, यहाँ जो है ना ये वाला ये इंडक्टर जो है ना शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया। और यहाँ पर जो है ना ये इंडक्टर जो है ना जी क्या हो गया, ओपन सर्किट हुआ। तो ये पोटेंशियल की वजह से हुआ। तो ये काउंटर वोल्टेज जो है ना इसके अंदर ये बिहेवियर जो है ना वो चेंज कर रही है कि पहले अप्लाई होता है फैराडेज लॉ और उसके फौरन बाद जो है ना जी अप्लाई होता है लेंजेज लॉ। वो लेंजेज लॉ क्या क्या अपोज करता है उसको जो है ना जी फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। तो इस तरह से इंडक्टर का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो अब सर इसमें हाँ जी, अब इसमें हेलो सर, एक मिनट जी सर वो ग्रुप में मैसेज आए हुए हैं कि हमें क्लास में जी थैंक यू। देखें मैंने अटेंडी इसीलिए बनाए थे और मैं पहले भी मैं खुद भी करता रहता हूँ। ये किन को बनाया था मैंने अटेंडी, 25 को बनाया था। 25 किधर हैं, 25 आप इनको बेटा अटेंड करें ना। मैं फिर बच्चे का ऑप्शन नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा यहाँ पर। तो आप मेरे साथ हैं अटेंडी, तो मैं किसी और को बना दूँ साथ। सर ये मोबाइल पे जोन से होते हैं उनको नहीं ऑप्शन शो होता, जोन से कंप्यूटर या चले लैपटॉप पे होते हैं उनके पास। देखें ना मेरा बेटा, यही तो इशू है यहाँ पर। ये देखें मैं ना आप लोगों के मेरी बात सुनिए सर मुझे बना दे अटेंडेंस सर 016 या सर मैं मोबाइल पे हूँ इसी वजह से मुझे नहीं शो हो रही सर। अच्छा किसको बनाऊं बेटा? जी सर 016। अच्छा 016। तो ये बेटा मैं आपको बनाता हूँ। देखा बेटा आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं यकीन करें कि मेरी कोई तकरीबन 18-19 साल मेरी टीचिंग हो चुकी है और क्लासीवाइड यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ। मौलाना रिफ़ा में पढ़ाया है मैंने PTCL का जो ICT जहाँ MSc कराते हैं वहाँ पर वो मैंने MS को पढ़ाया है। फिर मैंने कॉम में पढ़ाया 9 साल, मैंने एग्जैक्ट 9 साल जो है ना मैंने UET में पढ़ाया है। तो मेरी कोशिश होती है क्योंकि मेरे अंदर कोई फॉल्ट है ना बेटा, बेहतरी यही होती है कि देखें पैदा होने से मरने तक इंसान जो है ना, कोई भी इंसान जो है ना गलती से पाक नहीं है। गलती करता है, गलती हो जाती है, मतलब ना इंटेंशनली हो जाती है या अनइंटेंशनली हो जाती है, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, ठीक है ना जी। फिर ये है कि हम नॉलेज जो है ना हम कोई पाकिस्तानी खास तौर पे हम ये नहीं है कि हम बड़े अलामा होते हैं, हम इधर से चीज़ें पढ़ते हैं उधर हम जो है ना नॉलेज ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। तो बाद का जो है ना जी हम परफेक्ट नहीं हो पाते किसी भी कोर्स के अंदर या किसी भी जो भी हमारा कोई नॉलेज होता है या नॉलेज एरिया होता है उसके अंदर। तो अगर उसको हम गलत कन्वे कर दें तो जो स्टूडेंट होते हैं ना तो उन्होंने फॉलो करना होता है। आज अगर वो कोई स्टूडेंट जो है ना खामोशी से सुन लेंगे, 2 साल बाद 10 साल बाद जब वो खुद पढ़ेंगे वो कहेंगे अच्छा यार ये टीचर ने तो गलत पढ़ाया था, उस बाद वो गालियाँ निकालेंगे उस टीचर को। तो उससे बेहतर ये है कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम एक दूसरे को सप्लीमेंट करें और अगर कहीं कोई कमी बेशी अगर टीचर में नज़र आ रही है उसको पॉइंट आउट करें। कोई ऐसा इसमें परेशान होने का कोई इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप मुझसे ये नहीं होगा कि जी मैं कोई रिवेंजफुल बिहेवियर रखूँगा या बल्कि मैं अप्रिशिएट करूँगा कि जी आपने मेरी गलती जो है ना निकाली है। मैं फहद ने वो उसके अंदर पॉइंट आउट किया था कि जी समझ नहीं आती, स्टूडेंट जो है ना इंटरेस्ट वो नहीं रहा। तो मैं सारा दिन सोचता रहा हूँ। मैंने मोहम्मद अली साहब से बात की कि जी मुझे बच्चों से फीडबैक लेके दें कि जी अगर कहीं गलती है तो मैं खुद को इम्प्रूव करूँ या रिपीट करूँ उस लेक्चर को। फिर मैंने फहद से भी बात की, फिर मैंने CR से बात की कि बेटा आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना जी। मैं आपको एज ए कस्टमर नहीं डील करता, मैं आपको एज ए स्टूडेंट और अपने बच्चे डील करता हूँ कि मैं अगर सही तरह से नहीं पढ़ा पाऊँगा तो आप उसको ना उसको कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर सकेंगे ना आगे जो है ना आप बढ़ सकेंगे। इसलिए मैंने यहाँ ब्रेक लगाई है
और ये बुक मैंने कल ढूंढी है और सारा दिन बैठ के ये बुक मैंने सारी पढ़ी है, ठीक है ना जी। उसके बाद ये दूसरा लेक्चर मैंने तैयार किया ताकि आपके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम रिपीट कर लें, ठीक है ना जी। तो इस बुक, ये बड़ी बुक नहीं है और इसमें 20-25 पेजेस हैं ना, ज़्यादा काम के हैं, वो आपने पढ़ने हैं। इसमें एक तो ये चैप्टर आपने तफसील से पढ़ना है, इंडक्टर कैपेसिटर इंडक्टर ये वाला। दूसरे जहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, जहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो वो मैथमेटिक्स है छोटा सा, वो एक चैप्टर है, वो हम करेंगे, ठीक है ना जी। तो वो आपने जो है ना पढ़ना है। और उसके बाद जो है ना हम एक मेकअप क्लास रखेंगे, उसके अंदर वो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे जो हमने मुख्तलिफ जो है ना वो दिए हैं। तो इसलिए खूब परेशान ना हो, हम इसको इम्प्रूव कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अब देखें ना जी, यहाँ ये स्टेटस को जो है ना यहाँ पर आ जाता है कि जी जो इसको दोबारा से कहाँ से हमने छोड़ा था यहाँ से, कि जी लेंज़र्स लॉ, अब लेंज़र्स लॉ जो है ना अपोज करता है और वो हमारी जो है ना काउंटर वोल्टेज जो है ना वो पैदा हो रही है इसके अंदर। द एम्पलीट्यूड ऑफ द काउंटर वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। अब ये जो है ना काउंटर वोल्टेज है ना जी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ जनरेटिंग ए काउंटर वोल्टेज इज कॉल्ड इंडक्टेंस। अब ये इसको कहेंगे इंडक्टेंस, कि जी ये जो हिंड्रेंस पैदा करती है ना, ये प्रॉपर्टी, इसको इंडक्टेंस कहते हैं। द टाइप ऑफ इंडक्टेंस डिस्कस्ड विद द कॉइल इज ऑफन कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, सिंस ओनली वन कॉइल इज इन्वॉल्व्ड एंड ऑल द इफेक्ट टेक प्लेस विद इन इट। अच्छा, काउंटर वोल्टेज फॉर्म द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। A device has inductance of 1 Henry when it generates counter voltage of 1 volt when the current through it is changing at the rate of 1 ampere per second. अच्छा, the property of inductance in electricity is analogous to the property of inertia. अब ये जो inertia है ना, ये उसके अंदर जो है ना वो बैरियर पैदा करता है। जब करंट जो है ना पहले तो करंट जो है ना उसके अंदर क्या कहते हैं, सिंपल जो है ना वो एक वायर बन जाती है, करंट जो है ना सारे का सारा गुजरना शुरू होता है। उसके बाद जो है ना पोटेंशियल पैदा होता है, वो पोटेंशियल उसका क्या होता है, ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना जो वो जो हो जाते हैं, बैरियर बनता है। तो वो बैरियर एक किस्म का इनर्शिया पैदा करता है। इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, कि जी स्टेटस को होता है ना कि जी इनर्शिया की एग्जांपल ये है ना कि जी अगर एक ट्रक जा रहा है रोड के ऊपर तो उसका मास वेट ज़्यादा होता है, ठीक है ना जी। वेट और स्पीड का अगर आप देखें ना उनको मिल के उनका प्रोडक्ट जो है ना वो क्या करता है, वो ब्रेक अगर लगाना चाहेगा ना तो वो ब्रेक नहीं लगती। ब्रेक ट्रक को ब्रेक क्या कहते हैं, ट्रक के आगे से ना गुजरे गाड़ी, कि जो ही वो ब्रेक लगाता है ना तो इमीडिएटली उसकी ब्रेक नहीं लगती ड्यू टू दिस इनर्शिया। उसके मुकाबले में अगर मोटरसाइकिल है या कार है, उसका चूंकि वेट कम होता है तो उसकी ब्रेक जो है ना इमीडिएटली लग जाती है, फौरन लग जाती है। तो ये इनर्शिया प्रॉपर्टी जो है ना इसके अंदर सर्किट, इंडक्टिव सर्किट के अंदर ये पैदा हो जाती है। बोथ इंडक्टेंस एंड इनर्शिया tend to maintain the status quo in opposite to any change in the force acting on it, ठीक है ना। For this reason inductance is sometimes called as electrical inertia, कि जो बाज़ औक़ात इंडक्टेंस को इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है ना। इस इनर्शिया की वजह से उसके अंदर जो इसका जो बिहेवियर है ना इंडक्टर का वो चेंज होता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना ये आगे फिर कहानी ये वो करता है कि जी सर्किट, अगला सर्किट कैसे चलता है, ठीक है ना जी, कि जी द पावर डिसिपेटेड इन सच सर्किट इज 0 PR, यहाँ से पढ़ लेते शुरू से। Several interacting effects turn up in circuit containing inductance only. The power dissipated in such a circuit is 0. P is equal to IR, and since R equals 0 and P is equal to 0, this is true, क्योंकि इसके अंदर अगर हम R इसके अंदर सिर्फ जो है ना इंडक्टर सर्किट के अंदर R तो होती नहीं है, ठीक है ना जी। R 0 करते हैं तो इसका मतलब है कि पावर इसके अंदर उस वक्त 0 हो जाती है। This is true regardless of magnitude of current, and in AC circuit which are high inductive lead to the situation where large current flow with very little power expenditure, कि जी शुरू में उसके अंदर जो है ना जी वो मैक्सिमम करंट जो है ना उसके अंदर वो फ्लो करता है। This is evidently an unhappy situation for electric companies whose business is to sell electric power. अच्छा,
A second important effect of inductance in AC is condition of steady state of an AC shown in figure. This occurs sometimes after the circuit has been energized and all transient effect has vanished. अच्छा, अब उसमें यही वो कहानी यही कर रहा है ना कि जी ये जो है ना काउंटर वोल्टेज जो है ना इसके अंदर वो जो है ना वो इसको करंट को जो है ना रोक देती है। तो करंट को जब रोकती है तो वो इंडक्टर जो है ना क्या बनता है, वो एक पोटेंशियल, वो जो है ना पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। तो जो कंपनी जो है ना वो इसको पसंद नहीं करती क्योंकि करंट जो है ना रुकना नहीं चाहिए किसी भी मशीनरी के अंदर। सो द कर्व मार्क्ड आई इज द साइन वेव ऑफ द करंट पासिंग थ्रू एल एट जीरो करंट, एट जीरो द करंट इज जीरो बट द रेट ऑफ चेंज इज मैक्सिमम। यहाँ से रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है। अच्छा, अब एट जीरो द करंट इज गोइंग फ्रॉम नथिंग टू समथिंग which is containing a great rate of change. Since the rate of change of I is maximum, then counter voltage must be maximum. जहाँ ये कॉन्सेप्ट आपने ना यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जी रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है। रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम का मतलब ये होगा कि यहाँ पर करंट कम होना शुरू हो गया। रेट ऑफ चेंज यहाँ ना रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है ना, इसका मतलब यहाँ तो मैक्सिमम कहाँ होगा, ये π/2 के ऊपर, यहाँ ना 90 के ऊपर, ठीक है ना जी। अच्छा, ये डिक्रीज हुआ तो वोल्टेज जो है ना ज़्यादा थी। अब ये डिक्रीज हुआ तो जो है ना करंट बढ़ रहा है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज डिक्रीज का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जब आप करंट फ्लो कराते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके अंदर जो है ना वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज जो है ना जी वो आपका, अब इलेक्ट्रॉन जो है ना रेट ऑफ चेंज का मतलब ये कम होने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फिर क्या होते हैं, वो बढ़ते हैं तो करंट जो है ना कम होता है। करंट कम कर होते अब जो है ना हाँ, रेट ऑफ चेंज जो है ना जी मैक्सिमम होता है ना, यहाँ रेट ऑफ चेंज यहाँ मैक्सिमम हो रहा है ना, तो ये जो है ना रेट ऑफ चेंज सॉरी at zero the current is going from nothing to something which is certainly a great rate of change। ठीक है ना जी, यहाँ पर ये ग्रेट रेट ऑफ चेंज है, ग्रेट रेट ऑफ चेंज है। अब रेट ऑफ चेंज यहाँ थोड़ा सा मैं काइंडली यहाँ पर ना ये मैक्सिमम है, ये कम हो रहा है, ये थोड़ा यहाँ इससे समझ लें आप ना, थोड़ी सी वर्डिंग जो है ना थोड़ा छोड़ के, ये कम हो रहा है तो इसका करंट बढ़ रहा है। अब करंट बढ़ रहा है तो ये वोल्टेज जो है ना ये ड्रॉप हो रही है, ये ड्रॉप हो रही है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो रहा है? since the rate of change of current is maximum the counter voltage must be maximum. Further, since the current is trying to rise in positive direction, यहाँ positive direction, the counter voltage in opposite direction in direction opposing this must be negative. The dashed line curve of figure marked E induced represent this induced counter voltage. At zero it is at its negative maximum। कि जी अब यहाँ पर देखें करंट जब यहाँ पर ये यहाँ हुआ ना, यहाँ पर ये उसके हिसाब से ये वोल्टेज जो है ना यहाँ पर ये ड्रॉप होनी शुरू होगी। अब करंट यहाँ से रेट ऑफ ये जो है ना यहाँ पर रेट, यहाँ पर ये रेट जो है ना ये रेट कम हुआ, ये मैक्सिमम था, रेट कम हुआ, मैक्सिमम करंट आ गया, और फिर ये रेट ड्रॉप हुआ तो ये काउंटर वोल्टेज जो है ना ये मैक्सिमम आ गई। उस वक्त जो है ना जी हमारी इंड्यूस्ड वोल्टेज जो इसके अंदर सोर्स वोल्टेज थी वो मैक्सिमम पोजीशन पे थी। अब यहाँ पर जो है ना ये करंट ये कम होनी शुरू हो गई, तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज यहाँ से ये इसका फिर जो है ना यहाँ पर ये हाई हुआ और यहाँ जो काउंटर वोल्टेज है ना ये जीरो पे आ गई, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इसके ऊपर आ गई जीरो के ऊपर। अब यहाँ पर करंट जो है ना जीरो हुआ जब, तो ये जो है ना ये मैक्सिमम पे होगी। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि दो बिहेवियर हैं। तो एक तो ये है ना ये शॉर्ट सर्किट, ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, दूसरा यहाँ इंडक्टर ओपन सर्किट। तो एट द सेम टाइम एक ही साइकिल के अंदर जो है ना जी ये 0 to π जो है ना वो क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, और यहाँ पर जो है ना ये ओपन सर्किट हो रहा है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट। जब ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पोटेंशियल जो है ना ये वाला मैक्सिमम है, और जब ओपन हो रहा है तो इसका मतलब ये पोटेंशियल जो है ना ये मिनिमम है, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज उसके काउंटर वोल्टेज जो है ना ये मैक्सिमम है। तो इसकी वजह से जो है ना ओपन सर्किट हो जाता है। तो इस तरह से जो है ना ये
जो है ना जी करंट का और वोल्टेज का, देखिए ना ये जो है ना जी ये बिहेवियर जो है ना यहाँ पर वो चेंज होता रहता है। अच्छा, फर्दर सिंस द करंट इज ट्राइंग टू राइज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, द काउंटर वोल्टेज इन अपोजिट डायरेक्शन change must be negative. The dashed line of current, dashed line of curve of the figure marked induced represent this induced counter voltage at zero. It is in negative maximum. अच्छा, ये जो कहानी है ना ये सिर्फ आपने पढ़नी है, पढ़े से ज्यादा आपको समझ आ जाएगी, पढ़ने से ज्यादा आपको समझ आएगी, ठीक है ना जी, बजाय इसके कि यहाँ पर मैं यहाँ नरेट करूँ कि एक एक लफ्ज़ बोलूँ। जब आप एक तसल्ली से इसको बैठ के पढ़ेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। तो अब यहाँ से हम देखते हैं द फोर्स विच इज ड्राइविंग द करंट टू गो थ्रू द वेरियस चेंजेस जस्ट डिस्क्राइब्ड is the applied voltage. Thus we have situation where the applied voltage produces the current changes and counter voltage opposes the current changes. करंट चेंज को जो काउंटर वोल्टेज है ना वो क्या करती है, रोकती है। एज ए रिजल्ट द काउंटर वोल्टेज एंड अप्लाई वोल्टेज मस्ट बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। मैं सिर्फ इस पॉइंट पे ना आना चाह रहा था, ये पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट द काउंटर वोल्टेज एंड अप्लाई वोल्टेज मस्ट बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, कि जब जो है ना जी वोल्टेज जो है ना जीरो होगी तो काउंटर वोल्टेज जो है ना मैक्सिमम होगी। जब काउंटर जो अप्लाइड वोल्टेज है वो मैक्सिमम होगी, काउंटर वोल्टेज नेगेटिव होगी। ये इस पॉइंट पे जो है ना मैं लाना चाह रहा था आपको कि इसके अंदर जो है ना बिहेवियर चेंज का जो है ना वो इसका इंडक्टर का वो कैसे होता है कि जी पहले शॉर्ट सर्किट होता है फिर ये ओपन सर्किट होता है, ठीक है ना जी। तो ये कहानी आपने पढ़ के ना यहाँ पर सारी आपने देख के तो इस तरह से आप देखेंगे कि जी इसके अंदर कि जी पावर का और अप्लाइड वोल्टेज का और करंट का ग्राफ जो है ना इंडक्टिव लोड के अंदर कैसे होता है, ठीक है ना जी। आप देखें जी ये अप्लाइड वोल्टेज है, ये जो है ना ये करंट है, और जो पावर है इसके अंदर वो ज़ीरो रहती है हमेशा। देखें ना जी इनका दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है, कि यहाँ एवरेज पावर जो है ना ज़ीरो है, ये एवरेज पावर ज़ीरो है, ठीक है जी। इस तरह से इसका ग्राफ जो है ना ये यहाँ बन रहा है। तो इसको आपने एक तो ये इंडक्टर, कैपेसिटर और जो है ना इनका बिहेवियर जो है ना ये पढ़ लेना है। अच्छा, अब ये जो इंडक्टर वोल्टेज है ना जी, ये जो सॉरी ये काउंटर वोल्टेज है, ये जो हिंड्रेंस पैदा करती है ना इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रिएक्टेंस, इसको कहते हैं रिएक्टेंस, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये इसके दो फैक्टर हैं। रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज डिटरमिन्ड बाय टू फैक्टर। द साइज ऑफ द इंडक्टेंस विल एविडेंटली डिटरमिन एक्सएल एज लार्ज एल विल प्रोड्यूस ए लार्ज काउंटर वोल्टेज, कि जी अगर आपका इंडक्टर बड़ा है तो जो काउंटर वोल्टेज है ना वो भी ज़्यादा बनेगी, साइज चूंकि उसका ज़्यादा है, ठीक है ना जी। तो अच्छा, सिंस द काउंटर वोल्टेज आल्सो डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इट इज एविडेंट दैट हायर फ्रीक्वेंसी करंट with its more rapid fluctuation will produce higher जो है ना इंडक्टेंस than the lower frequency। अब देखें इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर आप देखें ना जी यहाँ इस सर्किट के अंदर के देखें ये जब ग्राफ ये चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो है ना यहाँ क्या है वो इंक्रीज हो रही है। जब इंक्रीज होगी तो जो है ना जी आपकी जो है ना काउंटर वोल्टेज जो है ना वो भी इंक्रीज होगी, काउंटर वोल्टेज जो है ना वो आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, ठीक है ना जी। अब जब इंक्रीज होगी तो इंडक्टेंस जो है ना लाजमी जो है ना वो इंडक्टेंस की बढ़ती जाएगी, सॉरी ये इसकी इंडक्टेंस बढ़ेगी, रिएक्टेंस बढ़ेगी। जब रिएक्टेंस बढ़ेगी तो करंट जो है ना ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है ना कम होगा, ठीक है ना जी। तो इंडक्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट जो है ना वो ओहम ही है। तो उस सूरत में आप देखेंगे जी इसका जो रिलेशनशिप है ना XL इज इक्वल टू 2πfl बनता है, कि जी अगर आप इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और देखना जी ये जो है ना रोटेशन तो 2π ही रहेंगी ना हमेशा, कि जी 0 से 360, 0 से 360, इस तरह से 360 या इस तरह साइनोसाइडल इस तरह से ग्राफ, ठीक है ना जी। तो ये तो सेम रहेगी। तो ये फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे तो आपकी जो है ना रिएक्टेंस जो है ना ऑटोमेटिकली वो बढ़ती जाएगी, या आप जो है ना इस तरह का ग्राफ बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो ये रिलेशनशिप जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि करंट को जो है ना वो यहाँ डिफाइन करती है, यहाँ पर इंडक्टर के अंदर कि ना करंट जो है ना शॉर्ट सर्किट होता है, फिर करंट जो है ना मैक्सिमम, पहले शॉर्ट सर्किट होता है करंट मैक्सिमम होता है, फिर ओपन सर्किट होता है तो करंट जो है ना मिनिमम होता है, ठीक है ना जी। तो इसकी कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पर, ये आप देख लें।
इसको जस्ट गो थ्रू करना है आपने और कुछ नहीं करना। तो इंडक्टर जो है ना ये जो है ना ऐड अप हो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि करंट एक ही है, ठीक है ना जी, ये आपने देख लेना है। अच्छा उसके बाद जो है ना जी पैरेलल में, अच्छा अब पैरेलल में जो है ना ये वाला आपके ये हो जाएगा इंडक्टर पैरेलल। ये सिंपल से है कि आप इसको जो आपने किरचॉफ्स लॉ वगैरह पढ़ा हुआ है इसको अंदर अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना जी। अच्छा अब हम इसके अंदर जो है ना जी देखते हैं कैपेसिटर इफेक्ट। कैपेसिटर जो है ना उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, जो है ना कैपेसिटर जो है ना वो बिल्कुल अपोजिट होता है कि जी उसके अंदर अब देखें यहाँ कैपेसिटर यहाँ पर कहाँ से शुरू हुआ है, कैपेसिटर कहाँ से हो गया, अच्छा प्योर कैपेसिटेंस। प्योर कैपेसिटेंस के अंदर क्या है, द एनालिसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इन एसी सर्किट वी आल्सो यूज द कंसेप्ट ऑफ प्योर कैपेसिटेंस कंटेनिंग नो इंडक्टेंस, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। व्हेन अ वोल्टेज इज प्लेस्ड अक्रॉस ए कैपेसिटर देयर इज एन इंस्टेंट rush of current which charges the capacitor to the applied voltage. The current then stops since the voltage across the capacitor is equal and opposite to the applied voltage, ठीक है ना। if the voltage should now tend to increase there will be an additional current flow in the same direction building up counter voltage। तो यहाँ पर वो काउंटर वोल्टेज जो है ना बाद में पैदा होती है, ठीक है ना जी। अच्छा on the capacitor until it is once more equal to the applied voltage। if the voltage should tend to decrease the capacitor loses some of its charge। वो देखे ना जी हमने यहाँ पर देखा नहीं, यहाँ जो हमने फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर कि हम जो है ना क्या करते हैं कि जी जहाँ पर हमने इम्प्रूव करना होता है ना एज ए रेगुलेटर उसको वहाँ हम क्या करते हैं कैपेसिटर लगा देते हैं। तो वो कैपेसिटर जो है ना पहले चार्ज होता है फिर वो डिस्चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है कि जी जब आप करंट गुजरता है ना तो उसके अंदर जो है ना प्लेट जो है ना वो चार्ज होती है, तो उसका मतलब पोटेंशियल उसका जो है ना एस्टेब्लिश होता है, तो वो इट्स सेल्फ जो है ना वो सोर्स ऑफ करंट बन जाता है। अच्छा जब वो जो जो अप्लाइड वोल्टेज जो है ना उस वक्त जो है ना जो जीरो होती है तो उस वक्त वो जो है ना मैक्सिमम होती है उसकी कैपेसिटर जो है ना पोटेंशियल। अब उसके बाद क्या है वो डिस्चार्ज होता है, उसके बाद क्या होता है कैपेसिटर पोटेंशियल जो है ना फिर जीरो हो जाती है और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो इस तरह से बिल्कुल कंडक्टर इंडक्टर के अपोजिट जो है ना बिहेवियर जो है ना ये कैपेसिटर का होता है इसके अंदर। तो ये आपने इसको भी आपने पढ़ लेना है, ठीक है ना जी। सो इफ दी यहाँ पर भी वही कह रहा है कि इफ द वोल्टेज शुड नाउ टेंड टू इंक्रीज देयर विल बी एन एडिशनल करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन building up the counter voltage on the capacitor until it is once more equal to the applied voltage। अच्छा if the voltage should tend to decrease the capacitor loses some of its charge causing current flow in the opposite direction। so in an AC circuit where there is a continual change in applied voltage a capacitor is continuously charging and discharging। तो इसके अंदर जो है ना कैपेसिटर का बिहेवियर जो है ना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का होता है, ठीक है ना जी। while there is no current flow through the capacitor the continuous charging and discharging constitute a current flow in rest of the circuit। कि जी वही सर्किट जो है ना वो अब सोर्स बन जाता है कैपेसिटर वाला। तो इसके अंदर जो है ना वो इसका मतलब ये है कि इसका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है उससे क्या कहते हैं इंडक्टर से। तो उस सूरत में क्या है देखें कि जहाँ पर आप देखें ना जी करंट फ्लो कर रहा है ना, ये जो है ना अगर वोल्टेज हम यहाँ पर देते हैं ना करंट जो है ना यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पर इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है ना जी। और जो आप यहाँ पर जो है ना ये अप्लाइड पोटेंशियल लगाएंगे तो काउंटर वोल्टेज है ना ये बढ़नी शुरू हो जाएगी नेगेटिव साइड के ऊपर। अब आप देखेंगे यहाँ पर जब आप आएंगे ना जी अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पर ये जो अप्लाइड वोल्टेज है या सोर्स वोल्टेज है ना जीरो होती है ना, तो यहाँ पर करंट जो है ना नेगेटिव साइड पर ये मैक्सिमम हो जाता है। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें ये यहाँ पर ये नेगेटिव साइकिल पे जाती है
तो इसका मतलब ये जो जो कैपेसिटर वोल्टेज है ये मैक्सिमम हो रही है। जब ये मैक्सिमम हो रही है तो यहाँ पर करंट फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जो है ना जिस जो है ना सर्किट के अंदर ये करंट जो है ना इसकी वजह से जो है ना ये बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले तो यहाँ इसकी वजह से था ना करंट, फिर ये इसकी वजह से है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये बिहेवियर जो है ना इसका कैपेसिटर का जो है ना ये चेंज होता है। आप देखें कि कैपेसिटिव रेजिस्टेंस लिमिटिंग केस, यहाँ पर आप देखें ओमेगा जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी एंड इनफिनिट रिएक्टेंस उसकी होगी, BC ब्लॉक हो जाएगी एंड C एक्ट्स लाइक ए ब्रोकन वायर, कि जी वो ओपन सर्किट के तौर पे यूज होगा ये जो ना फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल के अंदर क्या है, नेक्स्ट साइकिल के अंदर क्या होगा, रिएक्टेंस है 0, कैपेसिटर एक्ट्स लाइक ए सिंपल वायर, कि जी सेकंड टाइम जो है ना वो सिंपल वायर के तौर पर होता है। तो आप देखें इंडक्टर जो है ना पहले सिंपल वायर था, बाद में जो है ना वो सोर्स बना इंडक्टर। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये पहले क्या है, ये पहले जो है ना ये सोर्स था, सोर्स बना, फिर जो है ना ये ओपन वायर, मतलब ना ये दोनों का बिहेवियर जो है ना अपोजिट है। तो इस सूरत में वोल्टेज फेजर लैग्स करंट बाई π/2 इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कैपेसिटर और इंडक्टर जो है ना ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अब इसका यहाँ पर ये इसको मैथमेटिकली जो है ना यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है। यहाँ पर ये देखें, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये भी उसी तरह से है जो हम देखना चाह रहे हैं कि जी यहाँ पर इस बिहेवियर को ये जे ऑपरेटर जो है ना ये चौथे चैप्टर के अंदर ये प्रूव कर रहा है कि ये जे ऑपरेटर जो है ना ये बताता है कि जी अब करंट इसके अंदर जो इंडक्टर है या कैपेसिटर है वो कहाँ लाई कर रहे होंगे आपके एक XY प्लेन के अंदर, ठीक है ना, कहाँ लाई कर रहे होंगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा किया कि जी एक ऑपरेटर जो है ना ये डिफाइन कर दिया जे ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को कहेंगे इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी सर्किट, ठीक है ना जी। अब देखें ना यहाँ अगर आप देखें ना ये वाला, इसको आप डायग्राम को देखें, इस डायग्राम के ऊपर जो है ना ये सारा जो है ना ये कॉन्सेप्ट जो है ना अल्टरनेटिव करंट का जो है ना वो दे रहा है कि अगर ये एक्स प्लेन जो है ना ये रेफरेंस प्लेन होता है, ये एक्स प्लेन जो है ना ये रेफरेंस प्लेन होता है। तो अगर रेजिस्टिव लोड है तो इसका मतलब ये है कि रेफरेंस के तौर पे करंट इधर है, ठीक है ना जी। और जब आप वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो करंट गुजरता है। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो चेंज ऑफ फेज एट ऑल, तो दे आर इन फेज। तो वो प्योरली रेजिस्टिव लोड होगा इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर प्योरली रेजिस्टिव लोड होगा। लेकिन अगर आप इंडक्टर लगाते हैं, इंडक्टर के अंदर जो है ना क्या होगा कि पहले वो शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है ना जी, फिर वो ओपन सर्किट होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ना जी वोल्टेज यहाँ लीड करेगा, करंट जो है ना वोल्टेज जो है ना यहाँ पर क्या करेगा, लीड करेगा, करंट लैग करेगा। इस सूरत में ये जो एरिया है ये वाला, ये एरिया जो है ना इंडक्टर एरिया कहलाएगा, इंडक्टर एरिया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना जो पोटेंशियल होगा वो आपका पॉजिटिव रिएक्टिव पोटेंशियल होगा प्लस जे के ऊपर, अब प्लस जे के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि ये जे लाइन जो है ना ये वाली पॉजिटिव होगी ड्यू टू इंडक्टर रीजन। स्विच चार्ट से भी इसको शो करते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, अब जो कैपेसिटर है दूसरी साइड, उसके अंदर क्या है, अपोजिट बिहेवियर है कैपेसिटर के अंदर। तो अब इसके अंदर क्या है कि जी यहाँ जो है ना जी ये इसके अंदर जो है ना पहले क्या होगा, वो होगा पहले वो होगा ओपन सर्किट कैपेसिटर, ठीक है ना जी, ओपन सर्किट होगा, फिर वो शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है ना जी। कि जी पहले वो क्या होगा, चार्ज होगा कैपेसिटर, फिर वो जो है ना वो सोर्स बन जाएगा। तो ये एरिया जो है ना ये कैपेसिटर एरिया है। तो इसका मतलब ये कि ये लाइन जो है ना ये वाली, ये दोनों के ऊपर ये लाइन जो है ना इमेजिनरी लाइन कहलाती है कि जी इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ना दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द पोटेंशियल टू द सर्किट, दे आर ओनली अल्टरनेटिंग द सोर्स करंट और वोल्टेज। कि जब ये दोनों कंपोनेंट होंगे ना तो इसका मतलब ये है कि रिवर्सल डायरेक्शन होगी आपके पोटेंशियल की। कि जी पहले तो ये है ना, अगर आप करंट की जो है ना, जब अगर आप रेजिस्टिव लोड कहते हैं ना, रेजिस्टिव लोड का मतलब ये है कि सोर्स पोटेंशियल जो है ना वो सारे के सारा प्रोवाइड करते हैं ना, तो रेजिस्टिव के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, लोड के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वो वापस नहीं आता कोई भी कंपोनेंट। लेकिन अगर आप इमेजिनरी पे देखते हैं ना, तो इमेजिनरी का मतलब ये है कि वो जो है ना जी रिवर्स की सूरत में
फ्रॉम लोड टू सोर्स जो है ना वो पोटेंशियल जो है ना वापस आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपका साइनोसाइडल कर्व जो है ना वो कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब ये है कि इमेजिनरी कंपोनेंट ज़रूरी है अल्टरनेटिव करंट के लिए, गो के ये कोई फ़ायदामंद नहीं है इसके लिए, सर्किट के लिए, लेकिन सर्किट को साइनोसाइडल रखने के लिए ये इमेजिनरी पार्ट बहुत ज़रूरी है अल्टरनेटिव करंट के अंदर, ठीक है ना। तो इसको इन्होंने यहाँ पर करने के लिए, यहाँ पर प्रूव करने के लिए यहाँ इमेजिनरी नंबर जो है ना वो क्रिएट किया है यहाँ पर। अच्छा, इमेजिनरी नंबर जो है ना -1 अंडर रूट जो है ना इटसेल्फ ये किसी इसका कोई काम नहीं है, और लेकिन यहाँ हम जब यूज़ करते हैं तो हम इससे हमारे एसी के अंदर जो है ना, एसी बिहेवियर के अंदर जो है ना, इससे बहुत यूजफुल काम ले रहे होते हैं, अदरवाइज तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना जी। यहाँ हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द क्वांटिटी -1 under root arises in solution of number of problems. There is no real number which when squared is equal to -1, ठीक है ना जी। Hence this is no real number which is equal to -1 under root. In mathematics this quantity is termed as imaginary, ठीक है ना, number and assigned value I. अब I उन्होंने कहा कि जी I करंट का है, हम I से इसको कन्वर्ट कर देते हैं J के अंदर। So it happens that -1 under root is an important and useful concept in AC theory. It is used. Its use simplify handling the solution of many problems. However, to avoid confusion of I for current, we employed J. ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि अब बेसिक डेफिनेशन इस ऑपरेटर की बन गई, J इज इक्वल टू -1 अंडर रूट। तो ये वैल्यू जो है ना अब हमारा इमेजिनरी पार्ट जो हो गया इसका। तो अच्छा, अब इन इलेक्ट्रिकल वर्क J इज इम्प्लाइड एज ऑपरेटर, वी डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ J एज इक्विवेलेंट टू द ऑपरेशन ऑफ 90 रोटेशंस, ठीक है ना जी। कि जी ये जो J जो है ना ये 90 रोटेशन करता है, ठीक है ना। दैट इज रीजनेबल एंड लीड्स टू कंसिस्टेंट रिजल्ट्स इन as demonstrated in figure 7, ऊपर वाली फिगर है ना। अच्छा, take any positive real number such as +4 in the figure multiplying by J rotation, ठीक है ना, number by 90 angle। ये इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 है ना 4, अगर हम इसको J के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है ना वो 90 डिग्री जो है ना चेंज होगी। कहाँ से? रेफरेंस से। ये जो है ना जी, ठीक है ना जी, यहाँ पर अगर आप देखें ना जी, ये डायग्राम से समझते हैं। ये देखें, अगर ये 4 है ना, 4 सिंपल 4 अगर है तो ये इस लाइन पे हो जाएगा, मतलब 4 ओम कह लें, रेजिस्टेंस कह लें 4। अच्छा, जब आप इसको 4 को A से J से अप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब है आप 90 के एंगल के साथ इसको जो है ना वो आप वो कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई या फेज के साथ या फ्रीक्वेंसी के साथ आप कर रहे हैं, तो ये 4 जो है ना फौरन यहाँ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फेज है इस लाइन से 90 डिग्री के ऊपर चला जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ पर, ठीक है ना जी। अच्छा, अब आप इसको अगर माइनस के साथ करेंगे तो ये यहाँ इधर हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस के साथ चलेगा। तो दोनों जो है ना ये वाले और ये वाले ये लाइन जो है ना इमेजिनरी कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिस लाइन इज कॉल्ड ए रियल सर्किट आर के थ्रू जो है ना, आर के अलॉन्ग, और ये होगा इमेजिनरी सर्किट, ठीक है ना जी, जो कि हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर होगा। ये एरिया इंडक्टर का, ये एरिया कैपेसिटर का, ठीक है ना। इस तरह से ये ऑपरेटर जो है ना हमारे लिए बहुत काम का ऑपरेटर है। तो अब हमने क्या करना है कि अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया J को J के साथ, तो J इंटू J इज इक्वल टू J स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि -1 जो है ना ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना जी। इस तरह से आप इसकी जो है ना जी मल्टीप्लाइकेशन और इस तरह से हम कर रहे हैं। अच्छा, थर्ड मल्टीप्लाइकेशन ऑफ J प्रोड्यूस 90 रोटेशन। अब आप देखना इसको एक J के साथ और कर दें तो वो जो है ना दोबारा डायरेक्शन यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना, फिर नीचे आ जाएगी। J से मल्टीप्लाई करते जाएं और आपकी डायरेक्शन जो है ना वो जो है ना यहाँ से 90 270 ये जो है ना चेंज होती रहेगी। तो इसका एक्सेस जो है ना वो चेंज होता है, लेकिन रहेंगे ये इमेजिनरी के ऊपर ही रहेंगे, ये इमेजिनरी के ऊपर। देखिए ना जी, 90 180, ठीक है ना, 270 360। तो ये J
-1 अंडर रूट जे स्क्वायर माइनस, तो इस तरह से आप जो है ना ये जे का बिहेवियर जो है ना इसके अंदर आप दे सकते हैं कि जी आप इसको किस तरह से आप लेते हैं एक सर्किट के अंदर। अच्छा, जब आप जे का एलिमेंट इसके अंदर डालते हैं ना तो ये आपको बन जाता है कम्प्लेक्स नंबर। ये देखिए ना, ये 6 है, 6 यहाँ इस ग्राफ का इस वेक्टर का 6 यहाँ पॉइंट ये है, ठीक है ना जी। और जे क्या है, जे ऊपर वाला है। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है सर। अच्छा चलें, ये हम ना मेरी बात सुन लें बेटा, ये जो है ना जी हम ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ हम इस ऑपरेटर के यूज़ करके ना हम अगले किसी लेक्चर के अंदर ना मुमकिन है अगले लेक्चर में हम यही करें, तो ये इस चैप्टर से हम आगे कर लेंगे, ठीक है ना जी। उसके साथ हम ये करेंगे, अगले लेक्चर में भी हम ना यही पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना ये हो। और अगर टाइम हमारा बच जाए तो अगले लेक्चर में हम जो है ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमारे हैं वो उसके अंदर हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये मैं रख रहा हूँ इसके ऊपर, अगर किसी को थोड़ा सा टाइम मिले तो वो देख ले। तो लेकिन ये है कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना इसी को पढ़ेंगे और ये कॉन्सेप्ट हमने छोटे छोटे जो है ना ये क्लियर करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना जी। ये कोई 25-26 स्लाइड्स हैं, तो ये स्लाइड में रखूँगा और लेक्चर नेक्स्ट जो है ना इसके अंदर हम जो है ना हम इसको पढ़ेंगे। और मैं CR से बात करूँगा, अगर जो है ना कोई लेक्चर अरेंज हो गया तो वो लेक्चर जो है ना हम उसके अंदर हम देख लेंगे, अगर अदरवाइज हम जो हमारा रूटीन का अगला लेक्चर है उसके अंदर ये सारा पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।